सास की जिद। कहीं ये बात बहू ने तो नहीं बोली कि वो परिवार के साथ नहीं, अकेले रहना चाहती है। बेटा रोहन, तुम समझ क्यों नहीं रहे हो? परिवार में सबके साथ रहना और अकेले घर बसाने में बहुत फ़र्क है। तुम्हारी शादी को अभी 4 साल ही हुए हैं। बहू को घर चलाने की कोई समझ नहीं है। वो कैसे पूरा घर अकेले संभालेगी? अभी उसे गृहस्थी चलाना अच्छे से सीखने तो दो, फिर अपना घर अलग से बसा लेना। कौन मना कर रहा है तुम्हें? सविता जी ने अपने बेटे रोहन से बोला। रोहन बोला, माँ, अर्पिता ने कुछ नहीं कहा। आप खुद ही सोचिए, 4 साल हो गए हैं शादी को। 4 साल कोई कम समय नहीं होता। अगर बहू को सारी ज़िंदगी अपने पास ही रखना था तो मेरी शादी ही क्यों करवाई? जब मैंने पहले अर्पिता को अपने साथ ले जाने की बात की, तब आपने कहा कि वो अभी सिर्फ 23 साल की है, उसे घर चलाने का कोई अनुभव नहीं है, इसीलिए मैं अभी यहीं रखती हूँ। लेकिन अब तो आपकी बहू माँ भी बन चुकी है। कम से कम हमारे बारे में नहीं तो अपने पोते के भविष्य के बारे में ही सोच लीजिए। वो भी अब 2 साल का हो जाएगा। थोड़े दिनों में उसकी पढ़ाई भी शुरू हो जाएगी। और हम कौन सा अलग घर बसा रहे हैं? आप बात को समझ ही नहीं रही हैं। आपको सिर्फ अपनी ज़िद पूरी करनी है। वहीं पास में ही रोहन की बुआ आशा जी भी बैठी थी। वो धीरे से सविता जी को बोली कि भाभी, मुझे तो लगता है पक्का अर्पिता ने ही रोहन को भड़काया होगा। उसी ने ही साथ जाने की ज़िद की होगी, वरना हमारा रोहन तो बिल्कुल सीधा साधा है। वो हमारी बात कभी नहीं टालता। उसी वक्त अर्पिता सबके लिए चाय नाश्ता लेकर आई तो सब लोग एकदम चुप थे। ये देखकर वो बोली, क्या हुआ? सब लोग इतने चुप क्यों हैं? कुछ हुआ है क्या? आशा जी बोली, ये ठीक है बहू, पहले खुद ही आग लगाती हो और फिर पूछती हो कुछ हुआ तो नहीं। मैं कुछ समझी नहीं बुआ जी, आप क्या कहना चाहती हैं? सविता जी बोली, बहू, क्या तुमने रोहन को कहा है कि तुम उसके साथ जाना चाहती हो? तुम्हें हमारे साथ रहने में कोई दिक्कत है क्या? हम तुम्हें यहाँ इतने प्यार से रखते हैं, लेकिन फिर भी तुम हमारे खिलाफ हमारे बेटे के कान भरती हो। जब यहाँ पर तुम हर छोटी छोटी चीज़ मुझसे पूछ कर करती हो तो वहाँ पर अकेले सब कुछ कैसे संभालोगी? तुम्हें आता ही क्या है? अर्पिता मुस्कुराते हुए बोली, मम्मी जी, पहली बात तो ये कि मैंने रोहन को कुछ भी नहीं बोला, और दूसरी बात कि मेरी माँ ने मुझे हमेशा यही सिखाया है कि रिश्तों को कैसे निभाते हैं। अगर मैं आपसे कोई चीज़ पूछ कर करती हूँ तो इसका मतलब ये नहीं कि मुझे कुछ आता ही नहीं है। मैं ऐसा सिर्फ इसीलिए करती हूँ कि आपको ये ना लगे कि आपका इस घर में महत्व कम हो गया है। मैं हर रिश्ते को साथ लेकर चलना चाहती हूँ। सविता जी बोली, बहू, तुम्हारी माँ की बात अलग है। वो एक सुलझी हुई महिला है, उन्हें रिश्ते संभालना आता है। अर्पिता बोली, मम्मी जी, मैं भी तो उन्हीं की परछाई हूँ। मेरी माँ ने मुझे हमेशा घर संभालना सिखाया है। मानती हूँ कि मेरी शादी कम उम्र में हो गई थी, लेकिन मुझे कम उम्र में ही माँ की बीमारी ने सब कुछ सिखा दिया था। एक बेटी जब अपने भरे पूरे परिवार को संभाल सकती है तो क्या वो अपने पति का घर नहीं संभाल सकती? अर्पिता के जाते ही रोहन बोला कि माँ, हमेशा ऐसा क्यों होता है कि बहू को ही हर बात के लिए जिम्मेदार ठहराया जाता है? शादी के 6 महीने बाद ही जीजा जी दीदी को लेकर बेंगलोर चले गए थे। तब तो आप बहुत खुश थी, लेकिन जितने टाइम भी दीदी अपने ससुराल में रही, आप हमेशा उसके ससुराल वालों को कोसती रहती थी। लेकिन हमारी शादी को तो पूरे 4 साल हो गए हैं और आप अभी भी अर्पिता को मेरे साथ भेजना नहीं चाहती। बेटी और बहू में इतना भेदभाव क्यों? इतना बोलकर रोहन अपने कमरे में चला गया। कुछ दिनों तक तो घर का माहौल बहुत ही तनावपूर्ण था। जब रोहन को कोई रास्ता नहीं दिखा तो उसने आखिरकार अपने पिता संजीव जी से बात करने की सोची। उसने अपने पिता को सारी बात विस्तार पूर्वक बताई। संजीव जी अपनी पत्नी से बोले, सविता, बहू को जाने दो। 4 साल तक उसने अपने पति को छोड़कर हमारी सेवा की है, ये कम है क्या? लेकिन अब हमारे पोते के भविष्य का सवाल है, और वो कौन सा बंटवारा कर रहे हैं? वो बस चाहते हैं कि हम उनका साथ दें। कभी वो हमसे मिलने आ जाएंगे, कभी हम चले जाएंगे। इसी तरह से ही ज़िंदगी चलती है। पति के कहने पर सविता मान तो गई, लेकिन अर्पिता से हमेशा उखड़ी उखड़ी रहती थी। उससे ढंग से बात नहीं करती थी। एक दिन अर्पिता रोहन से बोली कि मैं आपके साथ नहीं चल सकती। किसी का दिल दुखाकर मैं अपना घर नहीं बसा सकती। जब 4 साल तक मैंने बिना किसी शिकायत के उनकी जिम्मेदारी उठाई है, तो अब मैं उन्हें दुखी करके नहीं जा सकती। ये सुनते ही रोहन बहुत नाराज़ हो गया
और गुस्से में उसने सारा सामान इधर उधर फेंक दिया और बोला कि सबको अपनी अपनी पड़ी है, किसी को मुझसे कोई लेना देना नहीं है। ठीक है, माँ तुम्हें यहाँ रखना चाहती है और तुम भी उनकी अच्छी बहू बनना चाहती हो, तो सब लोग अपने मन की करो। मैं अकेला ही चला जाऊँगा और वापस कभी नहीं आऊँगा। जब यहाँ पर मेरी किसी को फिक्र ही नहीं है तो मैं यहाँ क्या करने आऊँ। रोहन की बातें सुनकर अर्पिता रोने लगी और आंसू पोंछते हुए रसोई में चली गई। संजीव जी ने रोहन की सारी बातें सुन ली थी। उन्होंने सविता से बोला कि अपने बेटे की उजड़ती गृहस्थी देखकर खुश हो जाओगी तुम, जो भी हो रहा है तुम उसकी जिम्मेदार हो। सविता जी कुछ कहती इससे पहले ही आशा जी बोल पड़ी कि भैया ये कैसी बातें कर रहे हैं आप। अगर बहू चली गई तो सारी जिम्मेदारी भाभी पर आ जाएगी, घर का सारा काम उन्हें अकेले ही करना पड़ेगा। संजीव जी बहुत हैरानी से अपनी पत्नी को देखने लगे और बोले, क्या तुम इस वजह से बहू को रोहन के साथ नहीं जाने दे रही? सविता, मैं तो सोच भी नहीं सकता कि तुम इतनी स्वार्थी हो सकती हो। आशा जी कुछ कहती उससे पहले ही संजीव जी बोले कि दीदी, तुम्हारे इसी व्यवहार की वजह से ही तुम आज अपने बच्चों के साथ ना होकर अपने भाई के घर रह रही हो। अब मेहरबानी करके हमारे घर में आग मत लगाओ। और सविता, हमने तो अपनी ज़िंदगी जी ली है, अब हमारे बच्चों की बारी है, उन्हें अपने तरीके से अपनी ज़िंदगी जीने दो। अगर बेटा और बहू अच्छे हों तो उनका इतना फ़ायदा भी मत उठाओ कि वो भी दूसरे बच्चों की तरह बन जाएं, और ऐसा ना हो कि हमारी हालत भी दूसरों की तरह हो जाए। आगे जैसी तुम्हारी मर्ज़ी। ये कहकर वो वहाँ से चले गए। आशा जी कुछ बोलती उससे पहले ही सविता जी बोली कि दीदी, आप तो रहने दीजिए, आपकी बातों में आकर मैंने ये सब कुछ कर दिया और अपने बेटे और बहू के साथ साथ पति की नज़रों में भी बुरी बन गई। आपके भैया सही कह रहे हैं। आज अगर मैंने बहू को रोहन के साथ नहीं जाने दिया तो ऐसा ना हो कि बुढ़ापे में वो पलट कर हमारी तरफ देखें भी नहीं। मैं अपने घर को इस तरह से बिखरते हुए नहीं देख सकती। अब मेरी बहू जाएगी और अपनी गृहस्थी भी ज़रूर बसाएगी और मैं उसकी पूरी मदद करूँगी। अगले दिन सुबह सब चुपचाप बैठकर चाय पी रहे थे। इतने में सविता जी बोली, रोहन, तुमने जाने के लिए टिकट बुक करवा ली क्या? रोहन ने जवाब दिया कि माँ, एक टिकट बुक करवाने में कितनी देर लगती है, और इस बार मैं अपना सारा सामान लेकर जाऊँगा। जब घर में मेरी किसी को कोई फ़िक्र ही नहीं है तो मैं किसी के बारे में क्यों सोचूं? मैं बार बार यहाँ आकर आप लोगों को परेशान नहीं करना चाहता। सविता जी बोली, ये क्या बात हुई? अपनी पत्नी की जिम्मेदारी तो तुम ही उठाओगे, और वैसे भी बहू को जितना सीखना था उसने सीख लिया। अब आगे का रास्ता उसे खुद ही तय करना होगा। जब तक वो अपनी गृहस्थी खुद नहीं बसाएगी तब तक हमें पता कैसे चलेगा कि बहू ने कितना सीखा है। बहू तुम्हारे साथ ज़रूर जाएगी, और देखना बहू, कहीं मेरी नाक मत कटवा देना। कहीं तुम्हारे मायके से कोई आए तो कहेंगे कि अर्पिता, तुम्हारी सास ने तुम्हें कुछ नहीं सिखाया क्या? माँ की बात सुनकर रोहन ने अपनी माँ को गले से लगा लिया और सविता जी बोली कि देखो दीदी, अपनी पत्नी को साथ ले जाने के लिए कितना उत्साहित हो रहा है। रोहन शर्माया और दूर खड़ी अर्पिता भी मुस्कुराने लगी। सविता जी ने अपनी बाहें फैलाई तो अर्पिता भी आकर उनके गले लग गई और बोली कि मम्मी जी, आपने मेरी गृहस्थी बसाने में खुशी खुशी मेरा साथ दिया, उसके लिए मैं बहुत खुश हूँ, वरना आपकी मर्ज़ी के बिना तो हम लोग कभी खुश ही नहीं रह पाते। सविता जी बोली, मुझे माफ़ कर दो बेटा, मैं इतनी कठोर नहीं हूँ, बस थोड़ी सी स्वार्थी बन गई थी, लेकिन अब तुम दोनों को खुश देखकर मैं बहुत खुश हूँ। आशा जी भी बोली कि भैया, आपने मेरी भी आंखें खोल दी। मैं आज ही जाकर अपने बेटे और बहू से अपने बर्ताव के लिए माफ़ी मांगती हूँ, हो सकता है वो भी मुझे माफ़ कर दें। अंत भला तो सब भला। 5 दिन बाद राहुल भी अपनी पत्नी और बेटे के साथ खुशी खुशी चला गया। दोस्तों, जब तक हम अपने बच्चों का हाथ छोड़ेंगे नहीं, तब तक वो कुछ भी सीखेंगे कैसे? हमें अपने बच्चों को अपनी जिम्मेदारी खुद उठाने देनी चाहिए, ताकि अगर कुछ गलती करें भी तो उससे भी कुछ सीख लें। दोस्तों, कहानी को अंत तक सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। कहानी कैसी लगी अपनी राय ज़रूर देना। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर भी कर देना। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।